大家好，我是小满。今天还是印度贾扬特上演的印度喷子，前2期他火力全开，这期也不逊色。平时我们总能在网上看到印度媒体高喊着要跟中国脱钩断链，或者吹嘘自己马上就要取代中国成为世界工厂。但现实真的如此吗？如果中国今天停止出口，世界会怎样？结果他们越聊越绝望，从电动车电池、核心零部件一路聊到专利技术和国家战略教育。看完这段视频，你会发现那些整天喊着制裁中国的人，私底下对中国不仅是依赖，简直是恐惧。来，我们一起看看印度精英是如何自己打脸的。अगर आज के टाइम पे चाइना लेट से अपने एक्सपोर्ट्स रोक देता है, दुनिया में क्या बदलाव आएगा? सर दुनिया की लंका लग जाएगी, सभ्य भाषा में बोलूँ तो। और ये मैं सभ्य भाषा में बोल रहा हूँ। रीज़न बीइंग, एक्सपोर्ट्स पे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कौन से एक्सपोर्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज हैं जहाँ पे चाइना ने मोर देन 80-90% का अपना मार्केट शेयर बना रखा है। और 50% छोड़िए, कहीं पे अगर 15% का भी मार्केट शेयर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पाम ऑयल का स्पेस है, राइट। पाम ऑयल आपको पता है, हमारे जो चिप्स विप्स बहुत बार बोलते हैं, इससे कार्डियक इश्यूज़ के रिस्क बनते हैं, सब होता है। मेजॉरिटी जो हमारे पास आता है वो 2 जगह से आता है, मलेशिया से और आता है आपका इससे इंडोनेशिया से। अब क्योंकि ये वॉर हुआ, इंडोनेशिया की सरकार ने ऑलरेडी बोला होता है कि हम 40% बायोडीजल की ब्लेंडिंग पे जा रहे हैं, मतलब पाम ऑयल को डीजल के साथ ब्लेंड करके वहाँ पे बेचा जाता है, जैसे हमारे पे इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। एकदम से बोल दिया कि जुलाई से या जून से, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, जून या जुलाई से B50 किया जाएगा। मतलब इतनी ब्लेंडिंग और वहाँ बढ़ाई जाएगी तो मार्केट में पाम ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी। खाली उतने से के ऊपर दुनिया भर में पाम ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। टेंशन है सबको, अरे क्या होगा। यहाँ पे तो ये लोग चीज़ों के ऊपर 80% 90% मार्केट शेयर बना के बैठे हैं। दुनिया को मिलेगा तो हमसे मिलेगा। सोचिए सर क्या होगा। उसको बोलते तराईमाम। बेस्ट एग्जाम्पल है जो रेयर अर्थ्स के टाइम पे हुआ। अभी पिछले उन्होंने बोला हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, मैग्नेट तो नहीं देंगे, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई? अगर मैं बजाज ग्रुप के ऊपर आऊँगा, क्योंकि वो खुला बोल देते हैं सरकार से कोई दिक्कत है तो बजाज ऑटो के जो आपके चेयरमैन, आई थिंक राजीव बजाज है, मेरे को नाम नहीं याद है, राजीव ही आई थिंक, वो ओपनली आते हैं CNBC TV पे 18 पे उन्होंने बोला है कि जो आपका जुलाई का महीना जो गया उसमें हमारे चेतक जो स्कूटर्स बनते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसकी प्रोडक्शन आधी थी। जैसा चल रहा है अगस्त में 0 प्रोडक्शन होगा, उन्होंने बोल दिया था। लकीली फिर सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई, सप्लाई आनी चालू हुई तो चीज़ें चली। बट अगर उस महीने का अगर आप देखेंगे, सबकी सेल्स भी उस टाइम डिप हुई थी कि स्कूटर जब बना ही नहीं पा रहे हैं आप, खाली बजाज की नहीं, सबकी सेल्स डिप हुई थी। जब आपको मैग्नेट ही नहीं मिल रहे हैं, वही नहीं हो रहा है, आपकी पूरी इंडस्ट्री ठप हो जाती है। जरा ऐसे समझिए, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग GDP है, ठीक है, उसका लगभग 40% खाली इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है। जब इसके लिए मैग्नेट आने बंद हो जाए, ये सारी इंडस्ट्री, इंडिया का जो GST कलेक्शन है उसका लगभग 45% खाली ऑटो सेक्टर से होता है। 45%? जी हाँ। इसीलिए जब GST जब कटौती की गई, सबसे ज़्यादा बूम कहाँ देखा गया? गाड़ियों की सेल्स में, बाइक्स की सेल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कटौती भी वहीं पे हुई और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी वहीं से आता है। इसीलिए इतनी बड़ी कटौती हुई, लेकिन सेल इतनी बढ़ गई तो GST का लेवल नहीं गिरा। पहले अगर हम महीने का लगभग 2 लाख करोड़ का GST आता था कलेक्शन, आज भी उतना हो रहा है, जबकि इतनी बड़ी कटौती की गई, सब कुछ किया गया, राइट। इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर का अगर खाली वहाँ पे मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट्स को रोक करके ऐसा हाल यहाँ पे किया जा सकता है कि वे पूरी इंडस्ट्री एकदम रुकने को आ जाए, सोचिए उनका कितना बड़ा कंट्रोल है। और क्या क्या हम लेते हैं चाइना से? लेट्स से अगर बताना हो कि चाइना से हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारी सोलर वाली बैटरी की बात कर लेते हैं, राइट। सारे प्लेयर्स ने बोला कि हम मतलब कि इंडिया में सेल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, राइट। चाइना ने बोला कि मैं मशीन नहीं दूंगा। रिजल्ट इज प्लांट कहाँ लग रहे हैं? अब खाली बैटरी के प्लांट लग रहे हैं, सेल के तो लग नहीं रहे। सेल का अगर आगे पीछे किसी ने प्लांट लगाया है यहाँ पे, तो दैट इज इन अ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद चाइनीज एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप, वो अपनी खुद की सेल की पूरी यूनिट लगा रहे हैं, ठीक है। वो यूनिट कहला रही है अग्रतास। अग्रतास में बिना कोई शोर मचाए प्यार से उन्होंने, ठीक है, खाली 1-2 न्यूज़ आउटलेट जिन्होंने कवर किया है, उन्होंने उस कंपनी का 12% स्टेक सिर्फ और सिर्फ 550 करोड़ की वैल्यूएशन पे, 550 करोड़ की अगेंस्ट नहीं, 550 करोड़ की वैल्यूएशन पे एक चाइनीज एंटिटी को बेच दिया, ताकि उनसे टेक्नोलॉजी मिल सके, सपोर्ट मिल सके। मजबूरी है, लाना तो वहीं से पड़ेगा। आपकी जो एक्साइड वाले जहाँ जो प्लांट लगा रहे हैं, उनकी भी पार्टनरशिप एक चाइनीज कंपनी से है।
हमारा राजा वाले यहाँ पे जो प्लांट लगा रहे हैं उनकी भी पार्टनरशिप एक चाइनीज़ कंपनी से है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। या तो उनसे लो या फिर उनसे हाथ मिला के करो, और कोई रास्ता है नहीं। JSW ग्रुप जो इतने शोर मचा रहे कि हमें लगाना चाहते हैं, ऑप्शन नहीं है उनके पास भी, तो ओपनली बोल रहे हैं वी आर एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप्स। खुला बोला जा रहा है कि व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, JSW ग्रुप के जो पेट्रियार्क हैं आपके सज्जन जिंदल जी, उन्हें ओपन डैश में, और कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हकीकत है। वो चाइना की कंपनी से पार्टनरशिप करके वहाँ की गाड़ियाँ इसलिए लेके आ रहे हैं कि सीधा बोल रहे हैं वो हमसे 15 साल आगे हैं। मैं 15 साल लगा के यहाँ गाड़ी बनाऊंगा, तब तक वो और आगे हो जाएंगे। बेटर है मैं उनसे हाथ मिलाऊँ, यहाँ पे लॉन्च करूँ, ग्रेजुअली उनसे सीखूँ एंड फिर अपना लेके आऊँ। वो उस रास्ते पे जा रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं? ये ऑप्शन नहीं है, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता। ये असलियत है। टाटा की हम जब बात कर रहे थे, राइट, अग्रतास में 12% एक चाइनीज कंपनी को बेचा, ठीक है। पैरेलल में उनकी एक और उनकी कंपनी टाटा ऑटोकॉम्प, वो भी सेल बनाती है, जो कि आपकी टाटा की अब तक जो 5 गाड़ियाँ जो आती है उनके अंदर वही वाली बैटरी लगती थी, जिसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। ऑटोकॉम्प जो टाटा ऑटोकॉम्प जो बनाती है जो सेल, वो कौन बना रहा है? उनका एक जॉइंट वेंचर है विद चाइनीज कंपनी कॉल्ड गोशन एनर्जी। वो भी एक जॉइंट वेंचर बना रहा है विद चाइनीज कंपनी, ठीक है। दिक्कतें आने लगी तो टाटा कर्व जब गाड़ी आई, उसके बाद जो टाटा सियरा आई, सबके अंदर जो बैटरीज लग रही है, उसके लिए पार्टनरशिप किससे करी गई? जॉइंट वेंचर नहीं, अब सीधा पूरा बैटरी पैक सीधा ला रहे हैं CATL से। CATL दुनिया की सबसे बड़ी EV बैटरी मैन्युफैक्चरर है, लगभग 35% का मार्केट शेयर उनका है, वहां से लेके आ रहे हैं। और चाइनीज है। यही नहीं, अब जरा ऐसे समझिए, जब आप EV बैटरीज की आप बात करते हैं, राइट, लगभग 35% मार्केट शेयर CATL का है, वो और एक्सपैंड कर रहे हैं। नंबर 2 पे आता है BYD जैसे गाड़ियां बनाता है, बसें बनाता है, वो खुद की सेल बैटरी सब कुछ खुद बनाता है। जब सेल प्रोडक्शन की कैपेसिटी आप देखेंगे, दुनिया का नंबर 2 प्लेयर CATL के बाद BYD, वो भी चाइनीज है। यार आप इन दोनों को मिलाते तो लगभग 55% ऑफ द मार्केट, 55% इन दो का ही है। फिर जो आपको पता है गोशन एनर्जी भी आता है, जो आपको पता है एक ऑक्टेलियन नाम से एक प्लेयर है, वो भी आता है। ये सारे अगर आप जोड़ते जाएं तो लगभग 75% ऑफ ग्लोबल सेल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो इन्हीं की है। जो बाकी की है भी, जैसे यहाँ पे भी इंडिया में एक्साइड वाले लगा रहे हैं, हमारा राजा लगा रहा है, ये इनसे पार्टनरशिप करके ही लगा रहे हैं। तो ट्रू मार्केट शेयर जो इनके बिना नहीं चलेगा, वो 75 नहीं, वो शायद 80, 90, 90% तक जाता है। ये है ग्राउंड हकीकत। और ये कैसे अचीव किया गया? नेशनल प्रायोरिटी थी, 5 ईयर प्लान में बनाया गया कि आने वाले दिनों में हमें ये वाले मार्केट्स में कॉन्कर करने हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में उसके हिसाब से कोर्सेज बनाए गए, सीट्स ही वो वाले, बच्चों को पढ़ना है तो यही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल प्रायोरिटी, देश को आगे लेके जाना है हमें, देश की नीड है, उसके लिए यही सीखना पड़ेगा। तो बच्चे उसके अंदर जाते हैं, compete करते हैं, R&D करते हैं, उसके लिए ग्रांट वहाँ पे सरकार देती है, वो बेस्ट ऑफ वर्ल्ड का टेक वहाँ पे बनाते हैं। रिजल्ट ये होता है, चाइना 2011 में दुनिया की सबसे बड़ी पेटेंट फाइलिंग मशीन बनती है। मतलब USA को ट्रम्प करती है, और सबसे ज़्यादा साल के जो R&D के पेटेंट जो फाइल किए जाते हैं वो चाइना करने लगती है। 2011 में होता है। 2019 में पहली बार ऐसा होता है कि चाइना के पेटेंट्स बाकी की पूरी दुनिया के सारे पेटेंट से ज़्यादा फाइल होते हैं, और वो हर साल हो रहा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेटेंट्स कौन फाइल करता है? मैंने भी आपको बताया था, स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नंबर 2 पे आती है हुआवी। नंबर 3 पे कौन सी कंपनी आती है? आपकी है ये टेंसेंट। नंबर 4 पे आती है आपकी बाइडांस। नंबर 5 पे आती है अलीबाबा। लाइन लगी हुई सर, इसमें भी कंपटीशन है, सबकी है कंपटीशन। और कमाल की बात पता है क्या है? ये मैं नंबर जो 5 आपको बताए, ये पांचों मिलकर के टोटल वहाँ पे जो पेटेंट फाइलिंग होती है चाइना में, उसका 2% भी नहीं बनता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे R&D की फाइलिंग हो रही है, कि टॉप 5 प्लेयर्स मिलकर के 2% ऑफ टोटल फाइलिंग भी इंक्लूड नहीं करते। कैसे? मतलब ये सारा कुछ कैसे कर ले रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में भी वो बढ़िया कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी बढ़िया कर रहे हैं, वो अपने लोगों को सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। मतलब ये चौतरफा विकास है। तो बिल्कुल है सर, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से पूरा एजुकेशन अपैरेटस सेट किया है। इसलिए बोला जाता है ना, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा एक स्कूल बना दो, बच्चे वहाँ पे ABCD सीख जाए। एजुकेशन एंड टू एंड होता है और स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अच्छे से पता है कि यार हम ना आगे चल के रेलवेज़ की लाइन में हम बहुत इंप्रूवमेंट हमें करने की ज़रूरत है। तो सरकार जब बुलेट ट्रेन अनाउंस करती है कि इसका हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके साथ ही अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए ना कि हाँ आने वाले 4 साल के अंदर हमारा पहला रेलवेज़ का यूनिवर्सिटी खुल जाएगा जहाँ पे इसके लिए फिर रेलेवेंट टैलेंट बनेगा। चाइना में
10 साल पहले के प्लान में वो ऑलरेडी इंक्लूसिव था। 2008 में जब आपकी पहली बुलेट ट्रेन लाइन उनकी जब बनी ओलंपिक्स के टाइम पे, उससे 10 साल पहले उनकी पहले रेलवे इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी थी जो ऑलरेडी बन चुकी थी। उनके प्लान में तब से था कि भैया हमें आगे रेलवेज को बहुत हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसके लिए टैलेंट चाहिए, टैलेंट अभी से बनाओ। उनके लिए क्या कोर्स होगा वो डिज़ाइन करते हैं, इनको सिखाओ। 4 साल के अंदर वो वाला टैलेंट मार्केट में आने लग जाता है, जो कि स्टेट उन जो कंपनीज है जो कि बुलेट ट्रेन्स बना रही है उनकी, वो उनको हायर करती हैं। अब सडनली डेडिकेटेड रेलवे इंजीनियरिंग के हिसाब से टैलेंट हर साल मार्केट में आ रहा है उसी यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो कि लगातार इन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहा है। सडनली अब इतने साल में देखें तो हर साल 1000 करके भी देखें, आपके पास 50,000 लोग पड़े, आपके पास। चलो आपने एक पौधा लगाया था, वो फल दे रहा है। हमारे यहाँ पे जब बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ उसके 5 साल बाद जाके तो यूनिवर्सिटी बनती है। अब यूनिवर्सिटी शुरू होती है, राइट, स्टार्टिंग में कितने 100 बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे, बच्चे मतलब हमारे एज के भी होंगे, तो मतलब कि 200 लोग होंगे। अब तक में मिला के कितने ऐसे लोग हमने बना लिए होंगे? 1000 लोग, 1500 होंगे। क्या ये काफ़ी है हिंदुस्तान के स्तर पर? नहीं है सर। डिफरेंस सर कहाँ पे आता है? हमें अच्छे से पता है कि आगे की नेशनल प्रायोरिटीज क्या होंगी, हिसाब से होना चाहिए। अब आपको एक हार्ड नंबर बताता हूँ। व्हेन इट कम्स टू पेटेंट फाइलिंग्स, ठीक है, जब आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, इंडिया में मोर देन 50% ऑफ द पेटेंट्स फाइल्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात यूनिवर्सिटी जब मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज ओनली इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर हो रहा है मोर देन 50%। चाइना में नंबर 25% भी नहीं है, वहाँ पे पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं बायोटेक के ऊपर, वहाँ पे आपकी फाइलिंग होती है टेलीकॉम के ऊपर, एक्चुअली वांट टू कॉन्कर इट ऑल, वहाँ पे हो रहा है आपका स्पेस टेक के ऊपर। हमारे यहाँ नहीं होता सर। नया एक्सप्लोर कर रहे हैं वो, क्यों? बना रखा ऑलरेडी। हमें आने वाले 5 साल के अंदर ये सेक्टर्स पे हमें डोमिनेशन बनाना है, उसके लिए ये टैलेंट अभी से लगेंगे, लगाओ। डिफरेंस आता है वहां से। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर आगे पीछे हर जगह कंप्यूटर साइंस ही बच्चा पढ़ना चाहता है, हकीकत है। कारण उसका पैकेज सबसे अच्छा लगता है। टाइम्स इंडिया में तो न्यूज उसी की आती है ना कि फेसबुक IIT खड़गपुर के लड़के को 1 करोड़ रुपए के लिए, वहां पे ड्राइविंग सोर्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। वहां पे सरकार ने इंश्योर किया है जिसको फेसबुक नहीं लेके जा रही होगी उसको हमारे वाले जो हैं वो लोग करेंगे हायर। प्राइवेट सेक्टर भी नहीं करेगा तो हम बैठे, हमें जरूरत है। वहां पे CRRG नाम से कंपनी है। CRRG क्या करती है? मेट्रो की कोचेस बनाती है, या फिर नॉर्मल जो ट्रेन होती है उसके कोचेस बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है वो। हमारी बैंगलोर की जो मेट्रो है, ठीक है, उसके डब्बे वहां पे बनने थे। अब बाद CRRG में पूरा का पूरा बिडिंग उन्होंने जीता। फिर वही गलवान वाली जो क्लैश हुई कोविड के टाइम पे, तो उसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर एकदम पूरा कोल्ड वाटर चला गया। अब वो ऑर्डर पूरा करना है, बिड उन्होंने जीती है, वो लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? उनका कराया गया टेक्निकल कोलैबोरेशन विद इंडियन कंपनी कॉल्ड टीटागढ़ वैगन्स। अब वो टीटागढ़ वैगन्स अब वो बनाना शुरू कर रही है। रिजल्ट क्या होता है? 5 साल से बैंगलोर में मेट्रो की क्राइसिस चल रही है। क्राइसिस मतलब मेट्रो है नाम की, लाइन बनी है, लेकिन उसमें इतने कम डब्बे हैं कि भीड़ पे भीड़ लग जाती है। अब वहाँ पे मेट्रो के डब्बे पहुँच नहीं रहे क्योंकि चाइना से आ नहीं सकते। अब नया किसी टेक्निकल कोलैबोरेशन भी करा दिया, उसको बनाने में सीखने में टाइम तो लगेगा। अब धीरे धीरे रैंप अप हो रहा है, तो अब जाके वो डब्बे वगैरह कहीं ना कहीं डिलीवर होने शुरू हुए, राइट। ये क्यों हुआ? हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं था। उन्होंने वो टैलेंट लगातार बना करके वो कंपनी खड़ी कर दी और वो PSU है। फ़र्क वहाँ पे आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है, मैं यही मेंशन भी कर दूं कि हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ सरकार के हवाले कर दी गई तो उससे हमें दिखता है कि हाँ भाई, अगर अस्पताल कोई सरकारी है तो हमें हालात पहले से पता है, सबको पता है ना। उसमें क्या, स्कूल जो सरकार के हवाले हैं उनके हालात सबको पता है। अब जिस जगह पर भी सरकार इन्वॉल्व हो जा रही है तो वहां पर लोग कह रहे हैं कि भैया इसको प्राइवेटाइज कर दो, इसकी स्थिति तो ठीक हो जाए। एयरलाइंस में अच्छा प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, चलो अब बेटर हो जाएगा। अगर कोई बस स्टेशन कोई प्राइवेट प्लेयर बना देगा तो बेटर हो जाएगा, भले वो पैसे ज़्यादा लेगा। वहीं चाइना में हम देख रहे हैं कि जो स्टेट भी जो चला रहा है, जो सरकार भी चला रही है, वो ऐसा नहीं है कि बस गड्ढमड चल रहा है मामला।
वो आकर के वैसे ही compete कर रहे हैं जैसे एक प्राइवेट प्लेयर compete कर रहा है. ऐसा कैसे हो जा रहा है, मतलब ये? सर सबसे पहले आपको स्टार्ट इस पे बताऊंगा, लोगों को पता नहीं है. तो स्टॉक मार्केट होता है. स्टॉक मार्केट का एक ओवरऑल सारे स्टॉक्स का मार्केट कैप अगर आप ऐड कर दो, मार्केट में जो उसकी जो वैल्यू है सारे स्टॉक्स मिला करके ऐड कर दो, चाइना में मोर देन 60% जो वैल्यू है वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस से आती है. इसका मतलब आप समझे कि सरकारी कंपनियां अकेले इतनी वैल्यूएबल है वहां पे कि पूरे स्टॉक मार्केट का 60% वैल्यू सरकारी कंपनीज का वहां पे. उनको इतना एफिशिएंटली चलाया जाता है. कैसे? अब उस पे आते हैं कैसे, ये क्यों होता है, इस पे आंसर आता है सिंगापुरियन मॉडल. हम सिंगापुर की जरा सी तारीफ यहाँ कर देना, लोग बोलते हैं अरे वो छोटी सी सिटी की तरह है यार, तुम किसको कंपेयर कर रहे हो, मुंबई का पॉपुलेशन उनसे ज्यादा है. मैं बोलता हूँ पॉपुलेशन ज्यादा तो मुंबई को सिंगापुर बना दो, एक ही वर्ल्ड क्लास सिटी दे दो, बना दो. पहली बात तो ये. सेकेंड चीज, सिंगापुर हमारे लोगों को बोलो तो लोगों को क्या दिखता है, एक छोटी सिटी, हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते. चाइना वालों ने बोला हम उसी से सीखेंगे. टिल डेट 22, ये 2022 का डेटा मैं बोल रहा हूँ, 2022 तक 22,000 चाइनीज ब्यूरोक्रेट्स सिंगापुर जाकर के ट्रेनिंग लेके वापस आए थे. अभी भी अब तक तो इनमें शायद 25,000 रुपए, 25,000 लोग, 25,000 लोग हो चुके होंगे. बट पॉइंट इज वहाँ क्यों भेजा जा रहा है, ताकि वो सीख सकें कि भैया कैसे चला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए. फिर ये लोग जब वापस आते हैं, दीज गाइज ऑपरेट ऑन द सिंगापुरियन प्रिंसिपल्स. वो क्या होता है, मेरिट ट्रम्प्स ऑल. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दलित हैं, हाइट में छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, क्या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बन चुके हैं ना ब्यूरोक्रेट, नाउ यू हैव टू कम्पीट. आपको अगर चाहिए कि हाँ इसके बाद आपका प्रमोशन हो, कुछ भी हो, यू हैव टू कम्पीट एंड डिलीवर. अब वो कैसे किया जाता है, ये जितने भी लोग जहां पे भी पोस्टिंग होती है, चाहे किसी पीएसयू के अंदर हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट के अंदर हो, एवरीबडी इज रैंक्ड कि जब तुम वहां पे थे वहां पे आउटकम क्या आया. ठीक है, हर चीज का वो देखा जाता है. तो ब्यूरोक्रेट्स देयर एक्चुअली गो आउट ऑफ द वे टू डू थिंग्स जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं होती, जिससे इंपैक्ट आए. एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पे 2 शहर हैं, एक है आनहुई और एक और नाम है उसकी जिस सटा हुआ एक और शहर है, आनहुई और एक और. अब इन दोनों की म्यूनिसिपैलिटीज़ जो चलाते थे, दोनों के ब्यूरोक्रेट्स थे. दोनों ने बोला कि यार हमारे यहाँ ना जॉब्स नहीं है. और जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी हमने देखा, मैंने आपको ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जॉब्स बनती है और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 40% ऑटोमोटिव सेक्टर से आता है. उन्होंने बोला कि यार जॉब्स क्रिएट करने सबसे बड़ा तरीका है यहाँ पे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो. 2 म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो आपके चलाने वाले लोग थे, 2 ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने मिलकर हाथ मिलाया और एक कंपनी लॉन्च करी कॉल्ड चेरी. चेरी बनाती गाड़ियाँ. चेरी आज के दिन चाइना की, हम BYD बहुत सुनते हैं, चेरी चाइना की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर ग्लोबली. ये 11 गाड़ियों के ब्रांड ये चलाता है. इसकी जेटूर नाम से एक गाड़ी है जो कि मिडिल ईस्ट में जिसने मचा के रख दिया है. अभी ओमोडा नाम से एक गाड़ी है जो कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मचा के रख दिया है. नेपाल हमसे सटा हुआ जो देश है, वहाँ पे ओमोडा की गाड़ियाँ यूँ बिक रही हैं अभी. ठीक है, वो इसी का ब्रांड है. ऐसे 11 ब्रांड्स ऐसे चला रहे हैं. 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट ये करते हैं. ठीक है, बेस्ट पार्ट इज इंडिया में JSW ग्रुप जो गाड़ी भी लॉन्च करने जा रहा है अपनी खुद के नाम से, MG के अलावा, वो जेटूर की गाड़ी है, वो चेरी की है. अब यार सोच के देखो, 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ब्यूरोक्रेट्स ने ये बनाया. हमारे यहाँ पे ये लोग कचरा नहीं उठा पा रहे यार, नो ऑफेंस, बट नहीं हो रहा है. हमारे यहाँ नाले ये लोग जो बनाते हैं वो ऐसे होते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे बंद हो गया. और ऐसे में नहीं कि जाम हुआ है, वो बनाए ऐसे कि यहाँ पे दीवार है, यहाँ दीवार है, अब अंदर वो कहीं जा नहीं सकता, फ्लो नहीं होता है. हमारे यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं. वहाँ पे गाड़ी की कंपनी बनी जो दुनिया भर में जिसने मचा के रखा हुआ है. सिमिलरली एक और कंपनी आती है साइक, शंघाई ऑटोमोटिव समथिंग कॉर्पोरेशन, जिसने बाद में MG को खरीदा, यूके का ब्रांड था और आज MG पूरा वो चलाता है. ऐसे और भी कई सारे ब्रांड्स हैं. वेबू नाम से उनका एक और ब्रांड है. तो ये जितनी भी गाड़ियाँ हम सब देखते हैं इनकी होती है. साइक इज अगेन व्हाट, अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज था ये. चाइना की सबसे बड़ी जो बस मैन्युफैक्चरर है, दुनिया की सबसे बड़ी जो बस मैन्युफैक्चरर है, इट्स अ कंपनी कॉल्ड यूटोंग. यूटोंग का प्राइवेटाइजेशन 2003 में जाके हुआ. तब तक वो एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज था. उसको एक ब्यूरोक्रेट चलाता था. उसने इतना अच्छा चला, उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उसने अपने ही मैनेजमेंट के कुछ लोग जोड़े, एक प्राइवेट इक्विटी ग्रुप के पास गया, उनसे हाथ मिलाया एंड सरकार से पूरी कंपनी खरीद ली. आज के दिन वो कंपनी साल की 1.5 लाख बसेस बनाती है. वो कंपनी साल का
45,000 बसेस को एक्सपोर्ट करती है। वो दुनिया की सबसे बड़ी बस एज वेल एज इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं, ये कंपनी साल का 1.5 लाख बसेस बनाती है। इंडिया में टोटल जितने भी बस मेकर्स हैं सबके मिला के जो कैपेसिटी है वो 50,000 बसेस की नहीं है, और इस साल का 1.5 लाख बना रही है। या एक ब्यूरोक्रेट वहां पे ये कर देता है। क्यों? डे वन से ट्रेंड है फॉर 2 थिंग्स। नंबर 1, मेरिट पे काम करोगे तो सब कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नंबर 2, हम एक 5,000 पुरानी सिविलाइजेशन है, हमारे साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आज हम पीछे हो गए, हमको वापस उस जगह पहुंचना है। वहां पे सीसीपी जो पार्टी जो बोली जाती है उनका एम्बिशन नहीं है। एक बच्चे के अंदर बचपन से वही चीज घुसाई जाती है एंड बच्चों को सबसे ट्रेन भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना इज एक्चुअली रनिंग, वह सरकार वहां पे चला रही है नेशन वाइड वेट लॉस प्रोग्राम। उनको नहीं चाहिए कि यार हमारा अमेरिकी वाला हाल हो कि जैसे जैसे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, बाहर का खाना पीना बढ़ रहा है, तो हम लोग सब ओबेसिटी की शिकार बन जाए। हमें नहीं चाहिए कि भैया हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोग कमा रहे हैं, वो लोग डायबिटीज़ की दवाइयों में, किडनी ट्रांसप्लांट में, इन सब में खर्चा करें। सो एक्चुअल में नेशन वाइड वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है। दिस इज क्रेजी। सरकार की प्रायोरिटी आप देख रहे हो, वहां पे सरकार की पॉलिसी है इसके ऊपर भी। हमारे यहाँ पे आपको लगता है ऐसी कोई पॉलिसी की है जब बच्चा 3 साल का नहीं होता तब तक उसके ऊपर कुछ फोकस भी करना है? नहीं होता कुछ। पॉलिसी अभी तो पेपर में होगी, हम ऐसा करना चाहेंगे, होता कुछ नहीं है। वहाँ पे देयर इज एक्चुअली एन पॉलिसी जो कि जिसके ऊपर एक्चुअल में पैसा लगाया जाता है, साल का लगभग $120 बिलियन, ठीक है, टू इंश्योर कि ये जो बच्चे हैं इनका न्यूट्रिशन बेस्ट रहे। वाई? वेरी क्लियर, देश का जो फ्यूचर है वो ये बच्चे बनेंगे, ठीक है। ये बच्चे अगर ये पहले जो 3 साल होते हैं जीवन के, ये सबसे फॉर्मेटिव होते हैं। इसमें आपका ब्रेन के विकास में अगर कहीं पे कोई कमी रही, लाइफ लॉन्ग आपकी कुछ ना कुछ आपकी कमियां रहेंगी। यहीं पे सॉल्व करो। इनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए, सब कुछ मिलने चाहिए। हाउ टू इंश्योर दैट दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में मिड डे मील प्रोग्राम है, तो उसमें 1 लीटर दूध में 3 लीटर पानी डलता है। क्यों? क्योंकि बजट ही इतना कम है। टीचर बोल रहे हैं वहाँ पे कि जो लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 अंडा मिलना चाहिए, ये दूध मिलना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, अगर हम जिस हिसाब से महंगाई को देखेंगे तो हम इससे कम से कम 3 गुना बजट चाहिए। तो 1 लीटर दूध पड़ रहा है, 3 लीटर पानी पड़ रहा है। अच्छा, सफ़ेद हो गया, दूध बांट दो। आए दिन आते हैं वीडियोस। 100% अग्री विथ यू। सो एक सिंपल सी बात है, घुमा फिरा के वहीं पे हम आ जाते हैं। अटल जी ने बात कही थी, ये देश रहना चाहिए। शायद हमारे देश वाले ने सुनी नहीं, चाइना वालों ने सुन ली थी तो वो लोग एक्चुअली भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट में बस ये बातचीत करना चाहूँगा, बहुत इंसाइटफुल और बहुत लंबी बातचीत हो गई, कि हम जो अक्सर ये कहते हैं कि बॉयकॉट चाइना हर साल भर में, 1.5 साल 2 साल में एक बार ये होता है, तो क्या ऐसा है भी कि हम बॉयकॉट चाइना कर सकते हैं? सर पता ही है इसका आंसर, तो क्या बोलूँ मैं। मतलब मेरे को लिस्टिकल आप बताओ एक, कि चाइना पे ऐसे कि इस पे हम इस पे डिपेंडेंट हैं, तो बॉयकॉट चाइना फिर कैसे हम करेंगे? देखो सर, एक हकीकत है हमारे यहाँ पे जो चीज़ मेड इन इंडिया भी होती है वो बेसिकली असेंबल्ड इन इंडिया होती है, ठीक है। उसमें कई कंपोनेंट्स धीरे धीरे लोकलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी कंपोनेंट्स भी असेंबल्ड इन इंडिया होते हैं। उसके अंदर का माल बाहर से आ रहा है। बाहर से कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत, चलो ये सब कुछ हटा दीजिए, इन दी एंड हर चीज़ का आप इंडिया में बनाने में ले जाओ, सबका रॉ मटेरियल क्या है? मिनरल्स, राइट। चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो स्टील हो, यही सब लगता है। चलो स्टील तो फिर भी हमारे यहाँ बनता है, हम वी आर सरप्लस, बट मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं मिनरल्स है, सब में डोमिनेंस चाइना ने बना रखा है। वहाँ भी जहाँ पे वो खुद उनके रिजर्व्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल निकल आपको पता है एक मिनरल है, हमारी जो बैटरीज होती है उसके अंदर वन ऑफ द की कंपोनेंट्स होता है। हम लिथियम बहुत सुनते हैं, लिथियम, कोबाल्ट एंड तीसरा निकल, ठीक है। कोबाल्ट की जब आप रिजर्व्स देखोगे, चाइना के पास ज़्यादा है नहीं, लेकिन दुनिया का 95% ऑफ कोबाल्ट इज माइंड बाय चाइना और चाइनीज एंटिटीज। हाउ? 80% जो कोबाल्ट की जो माइनिंग होती है, जो रिजर्व्स हैं, वो कॉन्गो में है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 2008 में जाके वहाँ पे माइन खरीद ली। हमारे पास नहीं है, हम खरीद लेंगे। निकल की बात आती है,
दुनिया का लगभग 55% ऑफ द रिजर्व इज वन कंट्री कॉल्ड इंडोनेशिया, अनदर 20% इज इट फिलीपींस, बाकी इधर उधर है। इंडोनेशिया में जो आपका जितना भी निकल जो प्रोसेसिंग होता है, माइन होना, प्रोसेसिंग होना, ठीक है, उस पर 80% मार्केट शेयर चाइनीज स्मेल्टर्स का है, चाइनीज एंटिटीज का है। हमारे पास नहीं है, हम बनाएंगे। माइंडसेट है, इन दी एंड हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमें ये सवाल पूछना चाहिए, जब चाइना कोबाल्ट में जाके वो खरीद रहा था, हम सो रहे थे? कोबाल्ट की माइनिंग में तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी, हम क्या कर रहे थे तब? हमारे पास भी थी ना एंटिटीज। तो मनमोहन जी तब सो रहे थे क्या? हकीकत में तो ये सवाल आना चाहिए। उसके बाद भी हर साल ये करते रहे, बाद में मोदी जी आए, मोदी जी अब तक सो रहे थे क्या? हम क्या कर रहे हैं सर? सवाल खाली एक है, क्या हमारे अंदर वो भूख है कि हम एक समय पे दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक थे, सदियों 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 पहले? क्या हम लिटरली वहां पे पहुंचना चाहते हैं, या खाली हम ये बोल के खुश हैं कि हम तो विश्वगुरु हैं? हम नहीं हैं, हम वो बनने का कैलिबर रखते हैं अगर हम एक एजुकेशन फर्स्ट अप्रोच पे जाएं एंड एजुकेशन को अलाइन करें। ये नहीं कि एजुकेशन यहाँ पे खाली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, नंबर आ रहे हैं, वो नहीं, पास हो रहे हैं बच्चे, वो नहीं। एजुकेशन को अलाइन किया जाए विद नेशनल इंपरेटिव्स। अगर देश को जरूरत है कि आने वाले 10 साल में वी आर गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ बायोटेक पीपल, तो उसकी सीटें बनाई जाएं और ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बच्चे वहीं पे जाएं। ये कैसे सॉल्व किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, और वो सॉल्व करना जरूरी है। वो सब सॉल्व किया जाए, फिर उनको R&D के लिए जो एफर्ट्स है उसके लिए पैसा लगाया जाए। इंडस्ट्रीज के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए कि ये लोग कल को जब इंडस्ट्रीज बनाएं, इनको वही उनको अरीना मिले जो कि अडानी जी को मिलता है, जो JSW को मिलता है, जो टाटा को मिलता है, जो अंबानी जी को मिलता है। तब जाके होगा कि कल को ये लोग उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे आकर के वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे इंडिया के लिए। और 20 साल बाद शायद हम भी फिर से बोल पाए कि हाँ दिख रहा है, आने वाले और 20 साल में हम भारत को वापस उस सोने की चिड़िया बना पाएंगे। ट्रू। अदरवाइज नहीं होगा। और सब कुछ घुमा फिरा के कहां पे आता है? एजुकेशन, जिसके ऊपर हम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की, कई सारी लेयर्स को, माइंडसेट को, ब्यूरोक्रेसी को, स्टेट कैसे चल रहा है उसको समझने की कोशिश की। इस पॉडकास्ट से हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ सिंपल साफ यही है कि कहाँ पर हम चूक रहे हैं, कहाँ ऐसा है जो हमारी सरकार का, शायद हमारी ब्यूरोक्रेसी का कहने के हिसाब से कम जो इंटेंशन है कि हम ग्रो करें, उसमें हम किस जगह पर पीछे रह जा रहे हैं, कहाँ हमें अपने आसपास से सीखना चाहिए, चाहे वो चीन हो या कोई भी देश हो जो हमसे किसी चीज़ में बेहतर कर रहा है, वो क्यों बेहतर कर रहा है और क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ताकि सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हम सच में ग्रो कर सकें। तो उम्मीद है कि जयंत जी की बातें आपको समझ आएंगी।怎么样？这段视频看起来是不是极其舒适，又带着点冷幽默？平时在国际舞台上，印度总喜欢把自己包装成下一个超级大国，西方政客也天天念叨着去风险化。但关起门来算算账，这些业内精英比谁都清楚，离了中国，所谓的全球产业链，那就是个连 PPT 都做不下去的笑话。视频里点明了塔塔、八甲节这些印度制造业的骄傲，结果呢，造的电动车连个磁铁都要看中国脸色。核心的电池组最后还不得乖乖找宁德时代、比亚迪和国轩高科去合资拿技术。他们嘴上喊着印度制造，身体却很诚实地搞起了中国技术、印度组装。就像视频里嘉宾自己吐槽的，真要是断供了，别说印度，全世界的工业体系都要瘫痪。最让我觉得讽刺，也最能体现中国体制优势的，是他们对中国战略规划的震惊。人家西方和印度政客天天忙着为了下一次选举拉选票、打嘴炮。而中国呢，是在用5年规划、10年战略在下大棋。我们要在全国铺开高铁网，10年前就已经把高铁工程大学建好了，先把人才储备打满。等他们反应过来想造高铁、造电车的时候，发现自己国内连个能画图纸的熟练工都找不到，只能高薪去挖人。这种国家级前瞻性布局是资本主义短视选举游戏永远学不会的。还有专利问题，西方骂了我们多少年山寨，现在呢？不仅华为、腾讯这些大厂的专利数量吊打全球，更恐怖的是，这几家巨头加起来连中国总专利申请量的2比肩都不到。
这说明什么？说明中国的科技创新已经不是几家大厂在苦撑，而是全产业链的降维打击。视频最后，他们提到对中国国企的不可思议，这其实暴露出他们视角的狭隘。在他们的认知里，政府主导的项目约等于低效和贪腐，但他们根本无法理解中国的国家力量是如何深度参与全球最前沿科技竞争的。所以以后再听到谁喊着要跟中国全面脱钩，大家笑笑就好。我们不管外面的闲言碎语，继续搞我们的研发，定我们的标准。毕竟在这个实力说话的世界上，你的核心技术硬不硬，决定了别人在背后是骂你还是跪着求你。我是小满，我们下期见。